नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया के इस ग्लोबल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शारदा सिंह और आज हम आपको दुनिया भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जापान में आए विनाशकारी टाइफून से लेकर यूक्रेन रूस संघर्ष की ताजा स्थिति और भारत की पैरा ओलंपिक खेलों में नई उपलब्धियों की। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। जापान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में टाइफून शानशान ने भयंकर तबाही मचाई है। गुरुवार को आए इस विनाशकारी तूफान के कारण तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कई प्रांतों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, वायु यातायात ठप हो गया है और प्रमुख उद्योग ने अपने संयंत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए। अब तक इस टाइफून से 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों घायल हुए। टोयोटा, निसान, होंडा जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादन कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया। 52 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। तूफान अब मध्य और पूर्वी जापान की ओर बढ़ रहा है, जिससे और भी अधिक तबाही की आशंका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा युद्ध समाप्त करने की योजना की चर्चा को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया और कहा है कि रूस अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेगा। ज़ेलेंस्की ने अपनी योजना के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उनके संभावित उत्तराधिकारियों को जानकारी देने की बात कही है। इस योजना में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में किए गए यूक्रेनी हमले समेत आर्थिक और कूटनीतिक कदम शामिल है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ज़ेलेंस्की की इस योजना को अस्वीकार करते हुए कहा कि रूस अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेगा। हालांकि रूस ने भारत के शांति प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन मौजूदा हालात में बातचीत की किसी भी संभावना से इनकार किया। पिछले सप्ताह कतर में अवैध रूप से धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने के आरोप में एक भारतीय नागरिक से गुरु ग्रंथ साहिब की 2 पवित्र प्रतियां जब्त की गई। भारत सरकार के अनुरोध पर इन प्रतियों को बुधवार को कतर के अधिकारियों द्वारा भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया और सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय कानूनों का पालन करने की अपील की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने इन पवित्र ग्रंथों को वापस भारत लाने की मांग की। SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इन प्रतियों को भारत लाकर उचित सम्मान के साथ संरक्षित किया जाएगा। जापान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें टोक्यो से ग्रामीण क्षेत्रों में माइग्रेट होने वाली अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टोक्यो में शिक्षा और काम के लिए महिलाओं को ग्रामीण इलाकों की ओर आकर्षित करना है, जहां अविवाहित महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है। इस योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चों को कवर करेगी और उन्हें $7,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह कदम जनसंख्या असंतुलन को ठीक करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया। जापान में जन्म दर लगातार गिरती जा रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए जापानी सरकार पहले से ही कई पहल कर रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय शूटर अवनी लखेरा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल की। अवनी ने 249.7 अंक के साथ पैरा ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा और 2 पैरा ओलंपिक्स गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इस इवेंट में भारतीय शूटर मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारतीय खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि यदि वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वो महिलाओं के लिए IVF को मुफ्त कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि यह योजना उनकी सरकार या बीमा कंपनियों द्वारा पूरी तरह से फंडेड होगी ताकि अधिक बच्चे पैदा किए जा सके। आपको बता दें कि IVF एक महंगी प्रक्रिया है। इस पद्धति की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए इसे बार बार अपनाना पड़ सकता है। यह घोषणा राष्ट्रपति चुनाव से पहले की गई, जब ट्रंप गर्भपात के मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक आलोचना का सामना कर रहे। ट्रंप ने फ्लोरिडा में गर्भपात की 6 सप्ताह की सीमा को भी भयानक गलती करार दिया और इसे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। वे खुद को महिलाओं के प्रजनन अधिकार के मजबूत पैरोकार के रूप में पेश कर रहे हैं।
अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड के सदस्य क्रिस्टोफर वॉलर ने 28 अगस्त को मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा कि अमेरिका अपने कुछ निजी बैंकों को भारत के यूपीआई से जोड़ने पर विचार कर सकता है। इसका उद्देश्य फास्ट पेमेंट नेटवर्क के विकास को विकसित करना है। वॉलर ने बताया कि अमेरिका के वर्तमान में पर्याप्त बैंकों का नेटवर्क नहीं है जो एक सेवा का फास्ट पेमेंट सिस्टम तैयार किया जा सके। हालांकि यूपीआई से जुड़ना एक संभावित समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसे पूरी तरह से डेवलप करना होगा। वॉलर ने भारत की पेमेंट टेक्नोलॉजी की तारीफ की। बता दें कि यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था और अब करीब 300 बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है और हर महीने 10 अरब से अधिक लेन देन करता है। वॉलर ने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों के बीच सहयोग ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। उनका कहना है कि तकनीकी लिंक स्थापित करना सबसे आसान हिस्सा है, जबकि कानूनी और संचालन संबंधी चुनौतियां अधिक कठिन हो सकती हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एक गंभीर और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान को खतरे में डाल दिया था। एक 33 वर्षीय व्यक्ति जो दुर्घटना में घायल हो गया था, उसकी इमरजेंसी सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने अपनी 13 साल की बेटी को ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। इस घटना के अनुसार जनवरी में गराज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस व्यक्ति की सर्जरी के दौरान डॉक्टर की बेटी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी और उसने मरीज की खोपड़ी में छेद कर दिया। यह मामला अप्रैल में सामने आया जब गुप्त शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को मिली। अब सर्जन को नौकरी से निकाल दिया गया है और मरीज पीटर फ्रीबर्ग ने सर्जन के लिए केस दायर करने की बात कही। ट्रॉमा सर्जरी विशेषज्ञ मैनफ्रेड बॉगनर ने कहा कि खोपड़ी में छेद करने के लिए खास ड्रिल की जरूरत होती है, जिसे चलाने के लिए एक खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसे कैसे एक 13 साल की बच्ची को सौंपा जा सकता है? यह घटना चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। कनाडा में भारतीय छात्र सरकार की नई नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे। जस्टिन ट्रूडो सरकार द्वारा लागू की गई नई नीतियों के चलते भारतीय छात्रों को कनाडा से निकालने जाने का डर सता रहा। इस बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीयों की स्थिति को मुश्किल बना दिया है और 70,000 से अधिक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के भविष्य को कश्मकश में डाल दिया। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। नई नीतियों के अनुसार स्थायी निवास आवेदन में 25% की कमी और अध्ययन परमिट की संख्या में कटौती की गई। इसके अलावा अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या में भी कमी की गई। पूर्व छात्रा महकदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने स्थायी नागरिक बनने की आशा में अपने परिवार की सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन अब उनकी स्थिति खतरे में है। कनाडा की बढ़ती जनसंख्या और अस्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार पर अस्थायी निवासियों की संख्या कम करने का दबाव है। अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैस्कन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक दुखद घटना में डेल्टा एयरलाइंस के विमान का टायर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मंगलवार तड़के एयरपोर्ट के रखरखाव क्षेत्र में हुई। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार डेल्टा एयरलाइंस के एक कर्मचारी और एक ठेकेदार की मौत हो गई और एक अन्य कर्मचारी को गंभीर चोट आई। डेल्टा एयरलाइंस ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और सहायता का आश्वासन दिया। एयरलाइंस ने पहले रिस्पांस और मेडिकल टीमों की जल्द कार्रवाई की सराहना की है और वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी जांच कर रहे। अटलांटा के मेयर आंद्रे डिकिंस ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एयरपोर्ट पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते दुनिया भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना विचार कमेंट में साझा करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।